सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुए कथित अभद्रता वाले मामले ने तूल पकड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने स्वाति मालीवाल के समर्थन में सड़क पर धरना प्रदर्शन किया। मामले को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर विरोध जताया है। भाजपा के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली के सीएम हाउस में इस तरह की घटना होगी तो इससे दिल्ली में महिला सुरक्षा की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा जी। सर बताएं, इस वक्त इतनी गर्मी में इतना बड़ा एक मोर्चा निकला है महिलाओं का, थोड़ा बताएं कि क्या आप लोग की मेजर मांग है। देखिए, स्वाति मालीवाल दिल्ली की महिला सांसद हैं। मुख्यमंत्री आवास के अंदर उनके साथ अभद्रता की जाती है, मारपीट की जाती है और मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद हैं, घर के अंदर हैं। एक शब्द मुख्यमंत्री के मुंह से आज 50 घंटे हुए नहीं निकला है। तो ये दिल्ली की बहनें स्वाति मालीवाल के और महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ने यहाँ उतरी हैं और अपने मुख्यमंत्री से पूछ रही हैं कि चुप्पी कब तोड़ोगे। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनकी वो अंदर थे, उनका एक उसमें रहा है। इस पूरे खेल में अरविंद केजरीवाल शामिल हैं। मेरे घर में कोई गुंडा आ जाएगा तो मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है कि मैं उस गुंडे को तुरंत पुलिस के हवाले करूंगा। मुख्यमंत्री अंदर मौजूद हैं अपने घर में और उनके सांसद संजय सिंह इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ घटना घटी है। तो अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस को तुरंत फ़ोन करें और कहें कि ये घटना घटी है, इसमें जो जो दोषी हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें। लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल खुद इस खेल में शामिल हैं। और ये जो पीएस है, इनके भी खिलाफ भी बहुत सारे संगीन मुकदमे चल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो तो छोटी मछली है, इस खेल में बड़ी मछलियाँ शामिल हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को स्वयं आगे अब जांच करनी चाहिए, क्योंकि संजय सिंह ने स्वीकार तो कर ही लिया घटना घटी है और अरविंद केजरीवाल समेत जितने लोग इसमें शामिल हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को आगे आना चाहिए इसमें। मैं तो दिल्ली पुलिस से मांग कर रहा हूँ कि संजय सिंह के स्वीकार करने के बाद कि घर में घटना घटी है, पुलिस को इंतजार नहीं करना चाहिए, खुद जाँच के लिए आगे आना चाहिए। तो आपने सुना, दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट बता रहे थे कि दिल्ली पुलिस को आगे आना चाहिए। कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि इसमें दिल्ली सीएम केजरीवाल खुद शामिल हैं और इसी वजह से ये दिल्ली पुलिस का ये बनता है कि वो खुद इस बात को लेके आगे बढ़े और एक केस दर्ज करे। क्या पर्सन विश्व मोहन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने पूछताछ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। 6 मई को ईडी ने टेंडर कमीशन घोटाला मामले को लेकर आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल समेत 6 लोगों के कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने संजीव लाल, उनके नौकर और एक बिल्डर के ठिकाने से 35 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी बरामद की थी, जिसके बाद ईडी ने दोनों आरोपियों को रिमांड पर ले लिया था। कान फिल्म फेस्टिवल में भारत पर्व के आयोजन की जोरदार तैयारी चल रही है। साथ ही पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का पोस्टर लॉन्च भी किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर फिल्म निर्माण और इस विधा में भारत के बढ़ रहे दबदबे और अन्य मसलों पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने खुलकर बात की। उनसे विशेष बातचीत की डीडी न्यूज़ संवाददाता श्यामा मिश्रा ने। मार्शेडू फिल्म का भी आगाज हो चुका है। इसके साथ ही भारत पवेलियन का भी इनॉग्रेशन हुआ है। हमारे साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संजय जाजू जी हैं, जो सचिव हैं। सर, आपने और एम्बेसडर ने दोनों ने मिलकर इन भारत पवेलियन का इनॉग्रेशन किया है। क्या इस बार खास रहने वाला है? जैसा कि आप जानते हैं, भारत में नाट्य शास्त्र आज से 2500 वर्ष पहले लिखा गया था और जिसको आज हम फिल्म कहते हैं, उसके सारे बेसिक एलिमेंट्स को, नुएंसेस को, क्राफ्ट को नाट्य शास्त्र में बताया गया था। और उसमें जो कॉन्सेप्ट था सूत्रधार का, जो सूत्रधार के कॉन्सेप्ट को लेकर इस बार हमने पूरा भारत पवेलियन को डिज़ाइन किया है। और दूसरी जो ख़ास बात है, वो भारत पवेलियन को इस बार हमने एक कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर के साथ देखते हैं। एक तरफ आपने जहाँ भारत पवेलियन देखा, वहीं आज जो ये मार्केट प्लेस है, यहाँ पर भी भारत पवेलियन है। हमारी जो फिल्म की से जुड़ी हुई फेडरेशंस हैं, हमारी जो इंडस्ट्री की एसोसिएशंस हैं,
ये सब मिलके इस बार भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कॉम्पोजिट तौर पे। पार्टिसिपेशन भारत का लगातार बढ़ते जा रहा है। हर सत्र में कान फिल्म फेस्टिवल की बात कर लें या अन्य कोई जितने भी बड़े फिल्म महोत्सव हैं, पहले हम देखते थे अमूमन स्टूडियोज़ में शूट होते थे या कोई फिक्स्ड लोकेशंस होते थे जो भारत में पॉपुलर होते थे, वहाँ हो जाते थे। अब जाके जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं या जो जितने भी स्कीम्स हैं, उसकी वजह से इंडिया को एक्सप्लोर किया जा रहा है। क्या बदलाव आप देख रहे हैं बीते कुछ साल में हुआ है? पहले हमारे फिल्म मेकर्स चाहे यूरोप में देख लें या विश्व के हर कोने में जाकर उन्होंने अपनी फिल्में बनाई हैं और लोकल्स यूज़ किए हैं, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यूज़ किया है। अब हम इस ट्रेंड को बरकरार तो रखना चाहते हैं, लेकिन साथ ही विदेशी फिल्म मेकर्स को भी न्योता दे रहे हैं कि वो आएँ और भारत में फ़िल्म बनाएं। भारत में फ़िल्म इसलिए बनाएं कि एक तो नंबर 1 भारत में स्किल सेट्स अवेलेबल है, हमारा बहुत पुराना सिनेमा गोइंग कल्चर है, हमारे पास आर्टिस्ट हैं, हमारे पास क्राफ्ट्समैन हैं, हमारे पास प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, क्रू है, पोस्ट प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां हैं और विश्व में सबसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से अगर एट द फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट जो हमारे यहाँ VFX होता है, हमारी कई फिल्मों ने दिखाया है, चाहे RRR हो, चाहे वो अवतार का के टाइम पे रहा हो या बाहुबली का पोस्ट प्रोडक्शन वर्क है। अभी अमूमन हर फिल्म जो हमारे देश में आज बन रही है वो एक वर्ल्ड क्लास लेवल का उसमें VFX और प्रोडक्शन हो रहा है, पोस्ट प्रोडक्शन वर्क हो रहा है। किस तरीके से आपने इस रिकग्निशन को बदलते हुए देखा है इफ़ी के लिए? हमारी जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है उसका पोस्टर लॉन्च करेंगे कल, भारत पर्व कर रहे हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण काम है। पहले हम यहाँ पर कभी हमारा एक फेस्टिवल नहीं करते थे, हम भारत पर्व कल आयोजन कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें भारत की फिल्म मेकिंग के बारे में, भारत की कुजीन के बारे में, भारत के कल्चर के बारे में पूरी कोशिश की जाएगी एक सेलिब्रेट करने के लिए, और उसके लिए कल हमारी पूरी तैयारी चल रही है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट गोवा में करने वाले हैं इस बार इफ़ी की साइडलाइंस पर, वो भी एक हमारा मेजर यहाँ पर मसौदा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि विश्व भर की नॉट जस्ट फिल्म प्रोड्यूसर्स, जिस एग्जिबिटर्स और कंपनीज इस हमारे इन प्रोग्राम्स में शामिल हों, बट साथ ही साथ हमारे जो कोलैबोरेशंस हैं एट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल, उन सबको भी बढ़ाने में हमें बहुत आने वाले समय में इन फेस्टिवल्स के द्वारा हमें इन सब कामों को बढ़ाने के लिए भी मदद मिलनी चाहिए। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। तो भारत पर्व का जिस तरीके से सचिव जी ने जिक्र किया है वो बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि ये पहली बार होगा जब भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है और काफ़ी दिलचस्प भी होगा, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत हुई है मार्शेडू फिल्म की, कान फिल्म फेस्टिवल की। भारत क्या क्या ऑफ़र करता है इस फिल्म फेस्टिवल में, ये देखने लायक ज़रूर होगा। श्यामा मिश्रा, DD न्यूज़, कैन, फ्रांस। वित्त मंत्रालय भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी उपक्रम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL का वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में एकल शुद्ध लाभ 44% बढ़कर 1,552 करोड़ रुपए रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी का वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ 1,076 करोड़ रुपए रहा था। IIFCL के प्रबंध निदेशक PR जयशंकर ने वार्षिक वित्तीय आंकड़ों की घोषणा करते हुए कहा कि कंपनी ने अभी तक का सबसे अधिक लाभ दर्ज किया। कोविड के बाद जो माहौल हुआ है उसमें से अभी फर्स्ट टाइम वी हैव टच्ड 2000 करोड़ प्लस प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज नाउ 1552 crores, which is also a record-breaking profit. ये सारे profitability figures जो है IIFCL के हिसाब से it is the highest record-breaking ones. अभी भारत और रूस ने अफगानिस्तान के मुद्दे और नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता अफगानिस्तान के मुद्दे पर की। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया मंच X पर इसकी जानकारी साझा की है। रणधीर जायसवाल ने X पर लिखा, भारत और रूस ने आज नई दिल्ली में अफगानिस्तान से जुड़े मुद्दे पर द्विपक्षीय परामर्श किया। अफगानिस्तान में रूसी राष्ट्रपति के विशेष दूत ज़मीर काबुलोव और भारत के संयुक्त सचिव JP सिंह ने अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की और अफगान लोगों के कल्याण के लिए विकास सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने श्रीलंका पाकिस्तानी जासूसी मामले में शामिल 5 लाख रुपए के इनामी अपराधी नरुद्दीन उर्फ रफ़ी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले अदालत से जमानत लेने के बाद नरुद्दीन फरार हो गया था। कर्नाटक के मैसूर के राजीव नगर इलाके से NIA ने नरुद्दीन को गिरफ्तार किया। उसके पास से मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव, ड्रोन समेत कई आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद की गईं। NIA आरोपी नूरुद्दीन के खिलाफ फिर से मुकदमा चलाएगी। गौरतलब है कि आरोपी नूरुद्दीन श्रीलंका के कोलंबो में श्रीलंकाई नागरिक मोहम्मद साकिर हुसैन और पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत पाकिस्तानी नागरिक अमीर जुबैर सिद्दीकी के इशारों पर जासूसी का काम करता था। इन लोगों ने 2014 में चेन्नई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास और बेंगलुरु में इजराइल दूतावास में विस्फोट करने की साजिश रची थी। आरोपी नूरुद्दीन पाकिस्तानी नागरिक के इशारे पर नकली भारतीय मुद्रा के माध्यम से राष्ट्र विरोधी जासूसी गतिविधियों के लिए फंडिंग भी करता था। गर्मी के मौसम में सूरज की तपिश लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी भारत में हीट वेव की शुरुआत की बात कही है। राजधानी दिल्ली में 16 मई से तापमान बढ़ने का अनुमान जताया गया है, जबकि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में तापमान के 45 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से खास बातचीत की हमारे सहयोगी पराक्रम सिंह शेखावत ने। वैसे तो गर्मी का ही महीना है, लेकिन सूरज की तपिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। इन सब के बीच में अनुमान ये जताया जा रहा है कि आने वाले समय में जो हीट वेव है उसका असर और ज़्यादा होगा। दिल्ली सहित उत्तर भारत के साथ साथ पंजाब और हरियाणा में भी हीट वेव का अनुमान जताया गया है। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है मौसम विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार। बहुत स्वागत DD न्यूज़ की तरफ से। सीधा सवाल मेरा, हीट वेव का जो अनुमान है वो भारत के किन राज्यों में सबसे ज़्यादा असर करेगा? देखिए, अगर आप अभी की बात करें, अभी जो हीट वेव का हमारा अनुमान मेजरली नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए है। इससे पहले क्या था, अगर हम पिछले एक महीने के या मई के फर्स्ट वीक की बात करें, जहां कंटिन्यूस वेदर एक्टिविटी हो रहा था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन्फ्लुएंस कर रहे थे, जिसके प्रभाव से जो टेम्परेचर्स थे या सामान्य थे या सामान्य से कमी थे, कोई ऐसा सिग्निफिकेंट टेम्परेचर्स नहीं थे। अब जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो हिमालयस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, लाइट रेनफॉल एक्टिविटी वहाँ देगा, लेकिन प्लेन्स में उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। इसलिए जो हमारा अनुमान है कि टेम्परेचर्स ग्रेजुअली बढ़ते जाएंगे और जनरली जैसे मई सबसे गर्म महीना होता है, और जहाँ पे हमारा अनुमान है कि जैसे IMD का हीट वेव का क्राइटेरिया क्या है कि एक हम जनरली लेते हैं कि जब आपके टेम्परेचर 40 डिग्री हो और डिपार्चर देखें तो 4.5 से ज़्यादा हो, वो हीट वेव का क्राइटेरिया होता है। दूसरा होता है कि जब टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा पहुंच जाए तो हम हीट वेव कहते हैं। अभी मई में जनरली नॉर्मली बहुत हाई रहते हैं, इसलिए जो हम अनुमान लगा रहे हैं कि अभी जो हीट वेव है वो 45 डिग्री टेम्परेचर के थ्रेशोल्ड में पहुँच जाएगा। उसमें मेजर जो राज्य कवर होंगे, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, देन नॉर्थ मध्य प्रदेश। मौसम का जो असर है और जो प्रकृति पर पड़ रहा है उसका कैसा असर देखने को मिलेगा राजधानी दिल्ली में? जैसे आप पहले डस्टॉर्म की बात कर रहे हैं, दिल्ली में क्या था, इससे पहले एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इन्फ्लुएंस था। अब क्या होता है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इन्फ्लुएंस करता है, अगर उसमें मॉइस्चर है, जनरली मॉइस्चर इनका जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है अरबियन सी से ज़्यादातर आता है, अगर मॉइस्चर है तो फिर क्या होता है कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, रेनफॉल एक्टिविटी की ज़्यादा रहता है। सपोज सिंपली वहाँ मॉइस्चर फीडिंग ज़्यादा नहीं है तो उस समय सर्कुलेशन पैटर्न बना रहता है। उसके कारण क्या रहता है, जब विंड का इन्फ्लुएंस हो जाता है, डस्ट स्टॉर्म वगैरह एक्टिविटी हो जाती है, जैसे NCR दिल्ली में हुआ। भारत में मानसून का बेसब्री से इंतजार होता है और ये भी कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा गर्मी होगी मानसून उतना ज़्यादा बेहतर होगा। कब एक्सपेक्टेड है? इस पिक्चर्स के हिसाब से देखेंगे तो देखिए यहाँ पूरा साउथ इंडिया में क्लाउड फॉर्मेशन हुआ पड़ा है, वहाँ पे क्या है कंटिन्यूस रेनफॉल एक्टिविटी हो रही है। उसका रीज़न क्या है कि जहाँ ट्रफिंग है, सर्कुलेशन पैटर्न बने हुए हैं, नीचे तमिलनाडु के नीचे एक सर्कुलेशन है, उसके कारण जो हमारे पूरे रीजन में हमारा अनुमान यह है कि आने वाले 5 दिनों में स्पेसिफिकली तमिलनाडु, केरला, साउथ इंटीरियर कर्नाटका में हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होती रहेगी। हैवी मीन 6.45 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल, वो हमारा अनुमान है, क्योंकि जहाँ कंडीशंस अभी फेवरेबल है, रेनफॉल एक्टिविटी चलती रहेगी। हमारा अनुमान है 2 दिन के बाद वहाँ पे भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी का हमारा अनुमान है, स्पेसिफिकली अरुणाचल प्रदेश और असम एंड मेघालय। टेम्परेचर 45 डिग्री हो सकते हैं, और राजस्थान में जो भी अनुमान
अनुमान है कि कहीं ना कहीं 47 डिग्री टेम्परेचर भी पहुंच सकते हैं। दिल्ली में हमारा यही है 44-45 तक हो सकता है आफ्टर 2। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया, मौसम वैज्ञानिक ने, कि आने वाले समय में दिल्ली सहित उत्तर भारत में, पंजाब हरियाणा में हीट वेव का अनुमान है और इसके साथ साथ राजस्थान के कुछ इलाकों में जो टेम्परेचर है वो 47 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। कैमरा सहयोगी राजेश शर्मा के साथ पराक्रम सिंह शेखावत, डीडी न्यूज़, दिल्ली। देश के शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। जनवरी-मार्च 2024 के दौरान शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर गिरावट दर्ज की गई है। श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अवधि में बेरोजगारी दर घटकर 6.7% हो गई। वहीं जनवरी-मार्च 2024 में महिला यूआर घटकर 8.5% हो गया। शहरी क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए जनवरी-मार्च 2023 से जनवरी-मार्च 2024 के दौरान 48.5% से 50.2% दर्ज किया गया। जनवरी-मार्च 2024 के दौरान शहरी क्षेत्रों में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 25.6% हो गई। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात में वृद्धि जनवरी-मार्च 2023 में 45.2% से बढ़कर जनवरी-मार्च 2024 में 46.9% हो गई है। जनवरी-मार्च 2024 के दौरान शहरी क्षेत्रों में महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात बढ़कर 23.4% हो गया। जलवायु परिवर्तन और हमारी मौजूदा खाद्य प्रणालियां आंतरिक रूप से जुड़ी हुई हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का मुख्य कारक खाद्य प्रणाली को माना जा रहा है। उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि भारत की खाद्य सुरक्षा भी जलवायु परिवर्तन से खतरे में है। इससे निपटने के लिए नीति निर्माता हल खोजने के लिए नए नए तरीकों पर विचार कर रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का उत्पादन भारत में 2025-26 तक 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जो भारत के लिए एक अच्छे विकास पथ का संकेत देता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन भी एक बड़ा संकट बनता जा रहा है। कोई भी देश इससे अछूता नहीं है। इसके दुष्प्रभावों का असर हर क्षेत्र में नजर आ रहा है। 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान बढ़ने से स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव आ चुका है। नतीजतन क्लाइमेट जोन तेजी से बदल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि और पशुधन उत्पादकता को यह प्रभावित कर रहा है। जलवायु परिवर्तन न सिर्फ आजीविका बल्कि पानी की आपूर्ति, मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रहा है और खाद्य सुरक्षा के लिए भी चुनौती खड़ी कर रहा है। इसकी चुनौतियों से निपटने के लिए तमाम देश अपने अपने तरीके से समाधान खोजने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई स्तर पर काम हो रहा है, लेकिन अब नीति निर्माता खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी सुधार के लिए नए प्रयास कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण मामले में चर्चा और हल खोजने के लिए नई दिल्ली स्थित पूसा में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन में आ रहे बदलाव से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर हो रहे प्रभाव विषय पर 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का विषय इफेक्ट रखा गया था। इस सम्मेलन में इस क्षेत्र से जुड़े सरकार के वरिष्ठ जानकारों ने अपनी राय रखी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीक पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई नीतियों के जरिए फसल कटाई के बाद के नुकसान पर काम करने की जरूरत है। We continue to have huge post-harvest losses, and the way in which we can actually bring down post-harvest losses and ensure that more of the food that we produce is actually in a state to be consumed before it goes bad. These are all spaces where emerging technologies within information technology can really help. Whether we are talking about the Internet of Things, whether we are talking about blockchain, whether we talk about artificial intelligence, each of these has an application in improving agriculture technology, improving food processing technology to cut back on waste.
रेफ्रिजरेशन के तरीकों को गैर प्रदूषणकारी तरीकों से बदलने की आवश्यकता है। इस बात पर जोर दिया खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की सचिव अनीता प्रवीण ने। साथ ही व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के पुनर्चक्रण के महत्व पर भी अनीता प्रवीण ने अपने विचार रखे। Use of refrigeration methods, they are already under scanner. The greenhouse gas emission that results from there is already a topic of discussion where we need to focus on alternate refrigeration procedure methods. Apart from this, the unsustainable packaging material is another area. Devising systems that will stop being called as the 1/3 contributor to the greenhouse gas emissions that the entire food sector does. The food processing sector contributes 1/3 of the greenhouse gases today, is what is the assessment. वहीं आर्थिक विकास संस्थान के अध्यक्ष रमेश चंद ने कहा कि कृषि जलवायु परिवर्तन में योगदान भी करता है और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित भी होता है। शमन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अनुकूलन। रमेश चंद ने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में AI के प्रयोग का भी सुझाव दिया। 13% of total emissions in India comes from agriculture. And if we include food processing, it will further increases. So I feel that we need estimates of emissions in transport, estimate of emission in storage, estimate of emission in processing, and estimate of emission because of wastage. तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, साथ ही भोजन का पोषण मूल्य भी घट रहा है। इसके साथ ही खाद्य प्रणालियां तनावपूर्ण स्थिति में है और इन सबका कारण जलवायु परिवर्तन को माना जा रहा है। सही नीतियां होंगी तो सही समय पर इस संकट से बचा जा सकता है और चुनौतियों से पार पाया जा सकता है। चुनौतियां कठिन हैं लेकिन आशा भी है। कैमरामैन सौरभ के साथ भावना नैयर, DD न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। खान मंत्रालय की ओर से दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में खान मंत्रालय के सचिव VL कांता राव और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव M रविचंद्रन शामिल हुए। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को लेकर देश की शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार पर नाराजगी जताई है। राज्य सरकार की तरफ से फंड का सही इस्तेमाल न किए जाने पर भी कोर्ट ने सवाल उठाया। दिल्ली आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी गई है। अब राउज एवेन्यू कोर्ट 30 मई को आरोप तय करने को लेकर सुनवाई करेगा। अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए उनको रिहा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए, जो सुप्रीम कोर्ट के पंकज बंसल मामले के फैसले के मद्देनजर गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व एरिया के आसपास खनन की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को भविष्य में अवैध खनन को रोकने के लिए एक्शन प्लान भी तैयार करने को कहा है। देश के स्मार्टफोन बाजार में वर्ष 2024 की पहली तिमाही के दौरान 3.4 करोड़ स्मार्टफोन की बिक्री हुई। पिछले साल की तुलना में यह बिक्री 11.5% अधिक रहा। भारत में यूटिलिटी वाहनों की मजबूत मांग के चलते अप्रैल में यात्री वाहनों की थोक बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। वाहन निर्माताओं के संगठन सियाम ने यह जानकारी दी है। और आइए अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री एक गोलीबारी में घायल हो गए हैं। PM फिको को उस समय गोली मार दी गई जब वो हैंडलोवा शहर में एक सांस्कृतिक सामुदायिक केंद्र के सामने भीड़ का अभिवादन कर रहे थे। विपक्ष ने इस हमले को स्लोवाकिया की आंतरिक सुरक्षा पर हमला बताया है। यूरोपीय देश स्लोवाकिया के लोकप्रिय प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको एक गोलीबारी में घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। यह घटना राजधानी से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हैंडलोवा शहर में हुई। इसमें कहा गया है कि एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। रिपोर्टों के अनुसार PM फिको को उस समय गोली मार दी गई जब वह हैंडलोवा शहर में एक सांस्कृतिक सामुदायिक केंद्र के सामने भीड़ का अभिवादन कर रहे थे।
जहां एक सरकारी बैठक आयोजित की गई थी। घटनास्थल पर पत्रकारों के अनुसार कई गोलियों की आवाज सुनी गई। हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, हम उत्साहित थे, हम उनसे हाथ मिलाना चाहते थे। यहाँ तक कि मेरे बगल में एक आदमी भी था और इस समय हमने एक पेटार्ड की तरह कुछ सुना। हमें लगा कि किसी ने मजाक किया है और ज़मीन पर पटाखा फेंक दिया है। शुरुआत में उनकी सुरक्षा टीम ने उन्हें एक कार में बिठाया और स्थानीय रिपोर्टों में कहा गया है कि फिर उन्हें हेलीकॉप्टर से पास के अस्पताल में ले जाया गया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति ने हमले की कड़ी निंदा की है। वहीं विपक्ष ने हमले को स्लोवाकिया की आंतरिक सुरक्षा पर हमला बताया है। प्रधानमंत्री पर हुआ हमला स्पष्ट रूप से स्लोवाकिया की आंतरिक सुरक्षा पर हमला है। उनकी स्थिति जानना इस समय महत्वपूर्ण है। उनकी स्थिति जानने के बाद ही हम इस पर विस्तार से टिप्पणी कर सकते हैं। पिछले सितंबर में चुनावों के बाद लोकलुभावन राष्ट्रवादी गठबंधन के प्रमुख के रूप में पीएम फिको स्लोवाकिया में सत्ता में लौट आए। प्रधानमंत्री के रूप में उनके पहले कुछ महीने राजनीतिक रूप से अत्यधिक विवादास्पद साबित हुए हैं। जनवरी में उन्होंने यूक्रेन को सैन्य सहायता रोक दी और पिछले महीने सार्वजनिक प्रसारक RTVS को खत्म करने की योजना को आगे बढ़ाया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।